नमस्कार, कैसे आप? मैं आपके साथ आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं और रोज की तरह ये शुरू करते हैं इस शुक्रवार का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में आज ट्रंप है। हिंदुस्तान का दम, गाजा पर पीएम मोदी से कैसे हारे ट्रंप, ये आपको दिखाएंगे। इस खबर को 19% लोगों ने वोट देकर देखना चाहा है। और साथ में यूजीसी पर महाभारत बाकी है। जेएनयू में क्यों हुई नारेबाजी, इस खबर को 21% लोगों ने वोट दिए हैं। और इसके बाद है सीएम हिमंता के बयान, मियां असमिया पर कैसे सियासत हुई है गर्म और कहां हुई है कश्मीरी युवक की पिटाई, यह भी आपको बताएंगे। इस खबर को 23% लोग देखना चाहते हैं, लेकिन जिस खबर को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं, वो है शंकराचार्य के आगे सरेंडर या बाकी है बवंडर। 37% लोगों ने इस खबर के लिए वोट किया है। तो आइए शुरुआत इसी खबर से चक्रव्यूह की आज करते हैं। ये तो लड़ाई शुरू कर दिया उन्होंने, हमने तो किया नहीं। और हमने तो 11 दिन का समय दिया कि आओ सुधार लो। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। उन्हीं की बात से प्रेरित होकर के हमने सोचा कि पता कर लेना चाहिए कि है कालनेमी कौन, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने पंगा ले लिया है शंकराचार्य की पीठ से। निश्चित तौर से अब योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने वाला है। सबसे पहले उन्हीं से हम पूछ रहे हैं कि आप पहले अपने हिंदुत्व का प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद और लोगों से हम पूछना शुरू करें। तो सबसे पहले वो हिंदू प्रमाणित हो जाएं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं दुनिया कर्म से चलती है, प्रमाण से नहीं। लेकिन अब शंकराचार्य स्नान कंट्रोवर्सी में आज एक नया प्रमाण पत्र मांगा गया है। पहले मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था। अब खुद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। अब हमने उनसे आज पूछा है कि आप बताओ कि आप असली हिंदू हो, इसकी क्या पहचान है। वो कहते हैं कि गोरक्षा पीठ के वो तो पीठाधीश्वर है। जब आपके राज्य में गौ माता को राज्य माता नहीं घोषित किया जा पा रहा है, जबकि महाराष्ट्र जैसा राज्य कर देता है, तो आप कैसे गौ भक्त हो, कैसे हिंदू हो? पूरे विश्व में आपके यहाँ का गौमांस बिक रहा है, तो आप उसको रोकिए, रोक करके दिखाइए 40 दिन के अंदर। हम माने कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने के बाद हम लखनऊ आएंगे। पूरे भारत में जितने गौमांस का निर्यात हो रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में नंबर 2 पर हम हैं, उसमें से 40% का निर्यात गौमांस का उत्तर प्रदेश से हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है। और महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां पर मिलीजुली सरकार थी, वहां का मुख्यमंत्री गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, आदित्यनाथ नहीं कर सकते। सुना आपने, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को यूं ही फायर ब्रांड शंकराचार्य नहीं कहा जाता। बताने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के तेवर और तीखे हो गए। आज वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने और गौभक्त होने का प्रमाण मांगा। इस तनातनी को अगले माघ मेला तक जारी रखने का ऐलान तक कर दिया। उठ जाने के बाद हमने अगले माघ मेले के लिए उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। अब जब अगला माघ मेला आएगा तो माघ मेले के प्रतिपदा को हम वहां पहुंचेंगे और मौनी अमावस्या को अपनी पूरी परंपरागत मर्यादा के साथ हम संगम स्नान करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि रोक लो जिसको रोकना हो, क्योंकि हमारा हिंदू समुदाय हमारे साथ रहेगा। सवाल यह कि क्या हिंदू होने का प्रमाण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा? क्या हिंदू होना किसी सर्टिफिकेट का मोहताज है? देश के पहले भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। क्या आस्था अब अल्टीमेटम से चलेगी?
क्या संत और सत्ता का ऐसे आमना सामना सनातन के लिए सही बात है? कालनेमी। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शुक्राचार्य। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य ही रहना चाहिए, शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सनातन का अपमान। सरकार जो है सनातन धर्म का अपमान कर रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज। नहीं जाने कौन कौन सी सत्ताएं आई, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी शंकराचार्य से पूछे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। ये आदित्यनाथ योगी ने किया। प्रयागराज में माघ मेला आज भी चल रहा है, 15 फरवरी तक चलेगा। माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का शाही स्नान अभी भी बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर चले गए। माघ मेला छोड़ने से पहले से लेकर छोड़ने के बाद उनकी जुबान पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने हुए हैं। कुछ देर बाद अवमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। उन्होंने आज जो कुछ कहा है, जो चैलेंज दिया है, उसकी इनसाइड स्टोरी खुद उन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इस कंट्रोवर्सी में पहली बार प्रमाण मांगा गया है। सबसे पहले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण माघ मेला प्रशासन ने मांगा, जिसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया। उनके वकील ने भी प्रयागराज पहुंच कर दिया और द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी उनकी तरफ से बयान दिया कि वो शंकराचार्य हैं। माघ मेला के दौरान सवाल पूछे गए, अवमुक्तेश्वरानंद से पूछे गए, आपको कैसे शंकराचार्य माना जाए? अब सवाल यह कि शंकराचार्य होने का फैसला कौन करता है, सरकार, कोर्ट या फिर शास्त्र? जवाब बहुत साफ है। यह फैसला न सत्ता करती है न कानून करता है। यह फैसला 1200 साल पुराने ग्रंथ मठमान्य उपनिषद में लिखा हुआ है। मठमान्य ग्रंथ को खुद आदि शंकराचार्य ने लिखा, जिसमें आदि शंकराचार्य नियम लिख गए हैं ताकि शंकराचार्य की गद्दी दबाव या राजनीति से ना तय होने पाए। ग्रंथ कहता है कि शंकराचार्य वही होगा जो वेदों का ज्ञाता होगा। शंकराचार्य के लिए 4 शर्तें तय की गई हैं। पहली शर्त है वो दंडी सन्यासी हो, यानी त्याग से आया हो, महत्वाकांक्षी नहीं हो। दूसरी शर्त वेद उपनिषद में महाविद्वान हो। तीसरी शर्त जितेंद्रिय हो, यानी क्रोध लालच जैसी जो ऐसी इंद्रियां हैं उस पर उनको काबू रखना आता हो। चौथी शर्त परिवाजरक हो, जो एक जगह जमे नहीं, आसक्ति से दूर रहे। यानी शंकराचार्य का पद त्याग, तप और ज्ञान से तय होने वाला एक पद है, सत्ता से तय होने वाला नहीं है। इसको साफ समझ जाइए। आज वाराणसी में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने और गौ भक्त होने का प्रमाण मांगा। उन्हें 40 दिन का इसके लिए अल्टीमेटम भी दे दिया। बोले अगर प्रमाण नहीं दिया तो उन्हें नकली हिंदू, पाखंडी या काल नेमी वो कहेंगे। ऐसे में यह समय शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को फ्लैशबैक में ले जाने का भी है। अब इस वीडियो को देखिए। ये वही शंकराचार्य हैं जो गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ के सामने शीश नवा चुके हैं, उसी गोरक्षपीठ में जिसके अभी योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य की एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ के गुरु और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के साथ भी सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड कर रही है। इसमें आदर, सम्मान और स्वीकार सब एक साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज वही शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं उनके दूसरे आरोप की, गौ सेवा और गौरक्षा वाले आरोप की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले कई सालों से गौ रक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। यूपी सरकार ने गौ हत्या पर सख्त कानून लागू किया, जिसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 2017 से 2025 तक यूपी में 8300 से अधिक गौशालाएं बनाई गई हैं, जहां 14 लाख से अधिक भटकते गौवंशों को आश्रय दिया गया है। आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की नाम लेकर उनकी आलोचना करते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और यही चीज शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे यही है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है? आप सरकार बोलने की बजाय, यूपी प्रशासन बोलने की बजाय हर बात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार लेते हैं। अरे भाई, नाम लेकर के इसलिए कर रहे हैं कि वो आदित्यनाथ योगी जो है गौ माता की रक्षा हम कर रहे हैं, वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इसलिए गोरक्ष पीठ के महंत से गौ रक्षा के बारे में बड़ी आशा अपेक्षा होती है किसी भी हिंदू की, और जब उसके राज्य में गौ माता की हत्या को बढ़ावा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। नाम लेके इसीलिए बोलना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का एक और साल पूरा बाकी है, चुनाव में एक साल बाकी है। गौरक्षा को लेकर एक बड़ी डिमांड आज आपने कर दी है, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपको लगता है कि एक साल में वो आपकी डिमांड मानेंगे और गौ माता के लिए वो तमाम कदम उठाएंगे जो आप चाहते हैं? आपकी बात सुनी जाएगी क्या? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, 40 दिन में हमको पूरा भरोसा है कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता भी योगी आदित्यनाथ जी घोषित करेंगे। और ये जो निर्यात हो रहा है, अभी तक उनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज हमने कड़क से हिंदू भावना को उनके सामने रखा है। इस पर भी विचार करके वो रोक लगाएंगे और 11 मार्च को बहुत बड़ा अभिनंदन हम लोग उनका वहाँ करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अब ये विश्वास खंडित हो जाए तो बात अलग है। आपने आज 40 दिन का समय दिया, अभी आपने 11 मार्च की तारीख भी बता दी। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात मानेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी तो खुद गौरक्षा करते हैं, उनके अपने गोरखपुर धाम में, मठ में कई सारी गायें पली हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर वो मान लेते हैं तो क्या अब आप उनको माफ कर देंगे? तमाम बैर आपके खत्म हो जाएंगे, आप उनको आशीर्वाद देंगे? गले नहीं माला पहनाएंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, भर पूरा हृदय खोल करके, ऐसे जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था, ऐसे ही खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। हमारा कोई उनका जाति देश नहीं है उनसे। और अगर 40 दिन तक जो आपने तारीख तय की है 11 मार्च की, यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं आपकी डिमांड मानी, तब फिर आप क्या करेंगे? नहीं हुआ तो आप देख ही रहे हैं, उनको कहेंगे कि ये नकली हिंदू है, कालनेमी है, इसमें कौन सी बात है? आप कालेमी उनको कह रहे हैं, वो कालेमी आपको कह रहे हैं। खैर, ये तो आप दोनों के बीच का मामला है। लेकिन मैं आखिर में जाते जाते यही पूछना चाहूंगा आपसे शंकराचार्य जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपका प्रवास काशी में ही रहेगा? आप लखनऊ जाके सरकार से मिलेंगे, दिल्ली आके सरकार से मिलेंगे? क्योंकि अगर गौवंश की हत्या पर रोक लगानी है तो ये तो केंद्र के स्तर पर कानून पास होना चाहिए ना, यहाँ भी तो बातचीत होनी चाहिए। आपका आगे का प्लान क्या है? हमारे कार्यक्रम बने रहते हैं, उसी कार्यक्रम के अनुसार हम अपना चलते रहते हैं, जहां रहते हैं वहां से अपनी बात कहते रहते हैं। मतलब अभी आपका आगे का प्लान तय नहीं है लखनऊ का या दिल्ली का? खैर, स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने की धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि असली हिंदू तो शब्दों में नहीं, कर्मों में बसता है। शंकराचार्य को भी ये अब समझने की जरूरत है। राजनीति से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा उनके लोगों में उनके लिए आस्था बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये कहानी यूजीसी की है। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद जिस तरह से जेएनयू में विरोध की झांकी दिखी, उससे तो यही लगता है कि अभी इस मुद्दे पर महाभारत बाकी है। सवाल यही है कि क्या यूजीसी पर महाभारत अभी और बढ़ेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि यूजीसी के नए नियमों पर स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कल आए फैसले के बाद भले ही सियासी पार्टियों का रिएक्शन बैलेंस हो गया हो, लेकिन इसे लेकर छात्रों का मूड कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको देश के 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज कैंपस से आई 2 तस्वीरें दिखाता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई है। एक तस्वीर जेएनयू की है, एक तस्वीर बीएचयू की है। जेएनयू दिल्ली, बीएचयू वाराणसी। पहली तस्वीर दिल्ली के जेएनयू की है। यहां देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद छात्रों ने बीती शाम को नारेबाजी की, नए नियम पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट के स्टे का विरोध किया। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी से करीब 800 किलोमीटर दूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है। यहां पर 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कैंपस में पुलिस फोर्स बुलाने की नौबत आ गई। जेएनयू और बीएचयू दोनों देश की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ की वैचारिक शक्ति दशकों से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती रही है। दोनों कैंपस से
निकले कई छात्रों ने न सिर्फ भारत की प्रगति और वैज्ञानिक बौद्धिक उन्नति में अमूल्य योगदान दिया, बल्कि पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया है। और अब एक बार फिर दोनों यूनिवर्सिटीज कल के कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त सुर्खियों में है। तो पहले बात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीती रात यहां क्या कुछ हुआ, पहले वो देखिए। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर वैचारिक जंग का अखाड़ा बन गई। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के बीच जेएनयू के छात्रों की एक टोली साबरमती हॉस्टल के बाहर जमा हो गई। हाथों में बैनर और जुबान पर जेएनयू स्टाइल नारे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक पुतले को आग के हवाले किया, जिसे उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतीक बताया। प्रदर्शनकारी छात्रों का सीधा आरोप है कि नए नियमों पर रोक लगाकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने भाषणों में छात्रों ने मंडल आयोग और SC/ST एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि नए नियम कैंपस में दलित, आदिवासी और ओबीसी के छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ जेएनयू की एक और पहचान भी है, और वो है विवादों से इसका पुराना नाता। जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा तो कभी भारतीय जवानों की शहादत पर जश्न मनाने का भी आरोप लग चुका है। 1980 में छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद यूनिवर्सिटी 46 दिनों तक तब बंद रही थी। साल 2000 में यहां पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरे का आयोजन हुआ था। 2005 में यहां के कुछ छात्रों ने कैंपस में आए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए थे। छात्रों की नाराजगी मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर थी। वहीं 2010 में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर कैंपस में जश्न मनाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए। 2014 में महिषासुर बलिदान दिवस यहां पर मनाया गया। 2016 में जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप इन पर लगे। 2019 में फीस बढ़ोतरी को लेकर यूनिवर्सिटी में भारी बवाल मचा। तो 2020 में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के कार्यक्रम पर भी विवाद हो गया था कि वहां पर देश विरोधी बातें हो रही थी। 2020 में नकाबपोशों ने हॉस्टल में हमला किया था। 2024 में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के विरोध में छात्रों के दो धड़ों में जमकर बवाल हुआ। पत्थर तक उस वक्त चले थे। इधर बनारस के बीएचयू कैंपस में भी कल छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि जातिगत टिप्पणी और पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। पिटाई में एक छात्र पीयूष तिवारी घायल हो गए और उसके बाद बिरला और रुइया हॉस्टल के छात्रों के बीच लाठी, डंडे और पत्थरबाजी हुई। हालात जब बेकाबू हो गए तो कैंपस में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा और देखते ही देखते बीएचयू कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कैंपस में आज एक बड़ा मार्च निकाला गया था यूजीसी बिल को लेकर, और उसी दरमियान छात्रों के दो गुट आपने भिड़ गए। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी गौरव बंसवाल जी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके की घटना हुई है यहाँ पर। देखिए, अभी ये छात्रों के बीच में आपसी विवाद हुआ है। तो ये रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के लड़कों के आपस में झगड़ा हुआ है, उसी को लेकर थोड़ा तनावपूर्ण माहौल था। आपस में कोई वाद विवाद हो गया था किसी बात को लेकर के, और इसमें जो शिकायत प्राप्त हो रही है कि कुछ यहाँ पे बदमाश टाइप के लड़के हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ निष्कासित छात्र हैं, उनकी ओर से ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है। जिसको चोट लगी है लड़का वो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं और वो यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर के अब यहाँ पे दबिश दी जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से मामला भले ही पुरानी रंजिश का बताया जा रहा हो, लेकिन हंगामे और बवाल की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। यूजीसी के नए रेगुलेशंस को वापस लेने की मांग को लेकर यहां के छात्र भी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कैंपस के हालात तनावपूर्ण हो गए। आपको एक बात याद दिला दें कि कल शाम को 6:57 पर हम अपने चक्रव्यूह स्पेशल में पूरा डिटेल कवरेज करेंगे। आखिर ये यूजीसी विवाद की एबीसी क्या है, पूरा विवाद क्या था, क्यों है और कैसे इसको सुलझाया जा सकता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट लेकर कल शाम हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। डिटेल रिपोर्ट आप देखिएगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाई है। अभी 2012 के ही नियम लागू है। 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख तय है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर हम जातिहीन समाज की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हमने अब तक जो संवैधानिक उपलब्धियां हासिल की हैं
हम उन्हें उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत की यह टिप्पणी हर भारतीय को जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि सवाल देश की एकता का है और इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य भी है। यूजीसी पर जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर से याद दिला दूं, कल शाम शनिवार शाम 6:57 पर चक्रव्यूह स्पेशल में पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूजीसी की एबीसी जरूर देखिएगा। अब बात असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर मचे घमासान की करते हैं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দিয়ে। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर जाति की लड़ाई आ गई तो यही लड़ाई धर्म के सवाल पर हिंदू मुसलमान की बन जाती है। इसके दो खबरों से आपको समझाता हूं। पहली खबर असम से आई है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिया। वहीं दूसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां कश्मीर से आए मुसलमानों की पिटाई हो रही। पहले आपको असम लिए चलते हैं। वहां कुछ महीनों बाद ही चुनाव है। क्या इसीलिए हिंदू मुसलमान वाला तनाव फैलाया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा, पहले उसको सुन लीजिए। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि वो ये तरकीब असम के लोगों को, घुसपैठियों को भगाने के लिए दे रहे हैं। उनकी दलील है कि अगर मियां मुसलमान यानी उनके हिसाब से बांग्लादेश मुसलमानों को परेशान किया जाएगा तो वो खुद ब खुद असम छोड़कर वापस लौट जाएंगे, भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की एक नायाब नुस्खा घुसपैठ खत्म करने का उन्होंने निकाला है। इस कहानी में मियां शब्द पर सवाल है। क्या मियां और मियां इन दो शब्दों में फर्क है? पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल मियां असम में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जबकि मियां फारसी या उर्दू का शब्द है। मियां बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मियां सज्जन, श्रीमान ऐसे जो उद्बोधन होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल आदर सूचक शब्द के तौर पर होता है। मियां बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों का प्रतीक है, जबकि मियां हिंदी और उर्दू में बोला जाता है। अब मियां और मियां शब्द का फर्क अपनी जगह है, लेकिन बात मुसलमानों से जुड़ जाती है। इस पर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील कर दी। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की। कहाँ चले जाएं और क्या भाषा बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की अनर्गल भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है तो देश के अंदर अलगाववाद की भावना को पनपने का काम करेंगे। असम की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट की काफी अहम भूमिका है। अब वो गणित समझ लेते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 34% से भी ज्यादा है, 34.22। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रतिशत के हिसाब से असम देश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन चुका है। आज असम के 35 में से 11 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। इसीलिए चुनावों में अगर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ तब बात हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाएगी, और वैसी स्थिति में 65 बनाम 35 की लड़ाई में बाजी 65% के हाथों में आ जाएगी। चुनाव से पहले मुस्लिम नाम पर ही बीजेपी ने घुसपैठियों के बहाने ही सही एक सदी हुई चाल चल दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी डिब्रूगढ़ में थे और उनके भाषण से साफ था कि बीजेपी असम के लोगों से तीसरी बार सत्ता का मौका जिन मुद्दों पर मांग रही है उनमें घुसपैठियों का सवाल सबसे अहम है। आसाम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से
सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। जब मियां बनाम मियां पर विवाद बढ़ा तो हिमंत बिस्व शर्मा की सफाई भी आई, लेकिन उसमें सफाई से ज्यादा अपने बयान का नए तरीके से समर्थन ही था। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो चक्रव्यूह में अभी आपने हिमंत बिस्व शर्मा को देखा, अब चक्रव्यूह में बात ट्रंप की करते हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शेर पे सवा शेर, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जो ट्रंप कल तक दुनिया में टैरिफ की दहाड़ मार रहे थे, वो आज व्हाइट हाउस में माथा पीट रहे हैं। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए, जिसमें ट्रंप बीच में फंसे हुए दिखाई देंगे। एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को घेर लिया है, तो दूसरी तरफ खमेनाई ने अमेरिका की तबाही का फाइनल प्रिंट भी रिलीज कर दिया है। अब ट्रंप के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। कैसे पीएम मोदी ने कूटनीतिक के चक्रव्यूह में ट्रंप को फंसा दिया है, यह आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव की कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से दुनिया की टेंशन बढ़ चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है, ट्रंप ईरान को लगातार दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खमेनाई है, जो कह रहे हैं कि ईरान अकेला है लेकिन कमजोर नहीं है, जुल्म के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि हमारी रगों में हुसैनियत दौड़ती है, शहादत हमारी ताकत है, हमारी विरासत है, सर कट जाए मगर सर जुल्म नहीं झुकेगा। इतना तो तय है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में तबाही का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, जिसको तीसरा विश्व युद्ध भी माना जा सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और युद्धपोत भेज दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही वहां तैनात है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अमेरिकी सेना को हमले का आदेश देने वाले हैं? यह सवाल सबके मन में घर कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब तत्काल और भयानक तरीके से दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी मिसाइल पावर के दम पर पिछले साल ईरान ने इजराइल की नाक में दम कर दिया, इसीलिए अमेरिका वो भूल अब नहीं दोहराना चाहेगा, जिससे दुनिया में उसके सुपर पावर होने का भूत उतर जाए। लिहाजा ट्रंप अभी सिर्फ धमकी के साथ चलना चाहते हैं। ईरान को धमकाते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उसने बिना शर्त परमाणु समझौता नहीं किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप इतना बोलते हैं कि उन्हें दुनिया ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। सुबह उनका भोपू चालू हो जाता है, कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड के चक्कर में यूरोप को धमकाते हैं। यह सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा है। ट्रंप कुछ करें या ना करें, लेकिन अरब देशों ने तो फंदा टाइट कर दिया है। ट्रंप की धमकियों के बीच इस्लामिक वर्ल्ड ईरान के पक्ष में तनकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई, इराक जैसे देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हुती, हिजबुल्ला, हमास भी अमेरिका से तो दो हाथ लगातार कर ही रहे और तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं।
धमकी देने के मामले में मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं होगा जो ईरान का मुकाबला कर पाए। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर खोमेनी की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो हम उसका केवल हाथ ही नहीं काटेंगे, उसके देश को भी तबाह कर देंगे। ट्रंप खूब बोल रहे हैं, ईरान को जमकर धमका रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खामेनेई खामोश हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं। ट्रंप को इशारों में कह रहे हैं, मान जाओ, धमकाना छोड़ दो, नहीं तो अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे ट्रंप की 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या अमेरिका पर ईरान के बम बरसने वाले हैं? क्या खामेनेई ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है? क्या ईरान की तूफानी मिसाइलों को अब सिर्फ आदेश का इंतजार है? क्या अब वो होने वाला है जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब महायुद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है। अब तो खामेनेई ने अमेरिका के खात्मे का ट्रिगर भी दबा दिया है। किसी भी वक्त ईरान अमेरिका पर बारूदी बारिश कर सकता है, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। ये वीडियो ईरान के कोम शहर में स्थित जामकरन मस्जिद का है, जहां कल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई नमाज अदा करने पहुंचे। जामकरन मस्जिद शिया मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े फैसले लेने से पहले खामेनेई जामकरन मस्जिद जाते हैं। शिया इस्लामी शासन में जामकरन मस्जिद से बड़ा निर्णय लेने की परंपरा है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि खामेनेई अब अमेरिका को सबक सिखाने का फाइनल फैसला ले चुके हैं। 2025 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इजराइल पर हमलों से पहले जामकरन मस्जिद में लाल झंडा फहराया गया था। इसके बाद ईरान की मिसाइल पावर ने इजराइल के कई शहरों में कोहराम मचा दिया था। एक तरफ खाड़ी में ट्रंप बुरी तरीके से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ट्रंप विरोधी अरब देश नमो नमो कर रहे हैं। दुनिया भर के इस्लामिक देशों को एक साथ दिल्ली बुलाकर पीएम मोदी ने ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया है। कल से दिल्ली में 22 अरब देशों के विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ये बैठक भारत अरब संबंधों को नई दिशा देने, व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूती देने का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। दुनिया भर की निगाहें दिल्ली के भारत मंडपम पर लग गई हैं, जो इस बैठक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले भारत ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स हुई और अब अरब देशों के साथ ये नई डील, यानी एक हफ्ते के अंदर पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरा झटका देने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, गाजा में शांति दूत बनने का जो चक्रव्यूह ट्रंप ने रचा था, उसमें वो खुद ही फंस गए। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका ने लगभग 60 देशों को आमंत्रण भेजा था। इसमें भारत भी शामिल था, लेकिन शामिल सिर्फ 25 देश हुए, जिसमें अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान भी शामिल था। ज्यादातर दुनिया के देशों को नौटंकीबाज ट्रंप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अमेरिका शांति के लिए आग लगाने के लिए फेमस हो चुका है। दुनिया देख चुकी है इराक, कुवैत, गाजा, सीरिया में अमेरिका के ने क्या किया। जब यही अमेरिका शांति की बात करेगा तो दुनिया भला कैसे भरोसा करेगी। अब दिल्ली में जुटे अरब देश पीएम मोदी की तरफ उम्मीद की टकटकी लगाए बैठे हैं। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री को उम्मीद है कि भारत ही वो देश है जिसकी कोशिश से गाजा में शांति लाई जा सकती है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर, जो कि एनसीपी को लेकर है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से उनके परिजनों, समर्थकों और प्रशंसकों में अब भी शोक और संताप का माहौल है। आज सोनगांव में कोरहा और नीरा नदी के संगम पर अजीत पवार की अस्थियां प्रवाहित की गई। अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय पवार ने अपने पिता की अस्थियां पवित्र नदी में प्रवाहित की। उस समय उनकी मां और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी साथ में मौजूद थी। लेकिन इसके साथ महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ सवाल भी अब तैरने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल, अजीत पवार की जगह महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एनसीपी की बागडोर किसको मिलेगी? बारामती सीट से अजीत पवार की जगह विधानसभा का उपचुनाव कौन लड़ेगा? क्या फडणवीस सरकार में अजीत पवार वाली सारी मिनिस्ट्री एनसीपी के नेताओं को ही मिलेगी? और क्या अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी का आपस में मर्जर होगा, विलय होगा? इन 5 सवालों के जवाब पर अजीत पवार के पूरे परिवार की राजनीति भी अब घूम रही है, और बहुत हद तक महाराष्ट्र की राजनीति भी। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बातों को डिकोड करें तो लगता है कि दोनों पार्टियों का कुछ समय बाद विलय तय है। देखिए, मर्जर की
बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार को। इस बीच एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से जाकर मुलाकात की। फिर उन्होंने प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। हमें एनसीपी के विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एनसीपी नेता चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में एनसीपी के नेता बताए जाते हैं। सूत्रों से तो यह भी पता चला है कि अगर सुनेत्रा पवार राजी हो गई तो जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह प्रस्ताव भेजा जा सकता है और खबर तो यह भी है कि सुनेत्रा पवार को शायद कल तक मना लिया जाएगा। छगन भुजबल को सुनते हैं। टेंटेटिव्हली असं ठरलं होतं की उद्या मीटिंग घेऊन सीएलपीची सुनेत्रा ताईंचे जे आहे नाव आपण सीएलपी लीडर म्हणून फायनल करायचं। अब राजेश टोपे जी ने जो कहा कि दोनों एनसीपी के एकत्र आने की बात, एक होने की बात, वो सच बात है। इनकी बैठक हुई थी और एक होने की बात चल रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं को शक है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे कहीं कोई गलत मंशा तो नहीं थी। खैर, कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। पब्लिक व्यू का वक्त है। पब्लिक क्या कह रही है आज की बड़ी कहानियों पर, पहले वो देख लेते हैं। राघव कृष्ण का हमारे पास ट्वीट आया है। जो सनातन के आगे झुका है उसका कद बड़ा है। शंकराचार्य सनातन का सर्वोच्च पद है, उनके आगे अगर यूपी सरकार झुकती भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जागेश कौरव हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, वो लिखते हैं जनहित के लिए सकारात्मक विरोध का स्वागत होना चाहिए। लोकतंत्र में अपने पक्ष को रखने के लिए देश के प्रति सकारात्मकता का भाव अति आवश्यक है। जितेंद्र सिंह एक और ट्वीट, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के विश्वविद्यालय नहीं दिखते। बीएचयू हो या जेएनयू, कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय भी राजनीति का अखाड़ा बन गए। इसी नोट पर आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन कल शाम 6:57 में मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल में, जिसमें यूजीसी पे डिटेल रिपोर्ट देखिएगा। शुभ रात्रि।